अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि घर लेने से पहले आपको किन एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना है और कहाँ-कहाँ से किन चीज़ों को आपने इंस्पेक्ट करना है और उसके बाद आप घर ख़रीद सकते हैं, ताकि आपको मज़ीद परेशानी ना हो कि घर ख़रीदने के बाद लोगों को नहीं पता चलता, वो सोचते हैं कि ये मिस्टेक होगी, ये मिस्टेक होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर ख़रीदने के बाद आपको क्या-क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है, किन-किन पहलुओं का, किन-किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है और कैसे किस तरतीब से करना है। लोग यहाँ पे आते हैं, लैंग्वेज बैरियर है, समझ नहीं आती, तो वो फिर ब्लेम करते हैं कि उसने मुझे ये सर्विसेज नहीं दी, ये सर्विसेज नहीं दी। तो ये काफ़ी सारे लोग ऐसे मैंने कंप्लेन करते हुए सुने हैं। तो मैंने सोचा कि एक प्रोसेस, एक थोड़ा-सा यानी कि अपनी समझ के मुताबिक चीज़ें इन्फॉर्म कर दूँ, तो लॉ किसी पे आप डिपेंड करें ही क्यों, आप खुद से कर सकते हैं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको तापो मिलता है, ओनरशिप मिलती है और सबसे पहले तो सदका करना चाहिए। अल्लाह पाक उस घर में आपके लिए खैर व बरकत रखे और आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए। उसके बाद ये होता है कि आप फिर से उस घर में जाएँ, अच्छी तरह से उसको इंस्पेक्ट करें कि क्या आपको जो-जो चीज़ें दिखाई गई थी एज़ इट इज़ हैं, अगर कुछ इक्विपमेंट्स या चीज़ें इंस्टॉल थी वहाँ पे हैं। मोस्टली ये होता है कि कॉम्बी, जिसे यहाँ गीज़र होता है, जिसे कॉम्बी कहते हैं, वो लोग हटा देते हैं। 7-8 हज़ार की वो चीज़ है, इतनी महंगी नहीं है। छोटी-छोटी छोटे बड़े घरों में डिफरेंट प्रोजेक्ट पे और चीज़ें होती हैं, वो लोग इस तरह से नहीं करते। छोटे घरों में या छोटे रियल एस्टेट के लोग जो हैं वो छोटी-मोटी इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। बाज़ ओनर भी ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, आपको दिखा देंगे, बाद में कह देंगे ये तो शामिल नहीं थी इसमें। तो वो सारी चीज़ें सरसरी से देखें और उसको अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो उसका सलूशन कुछ भी नहीं होगा, वो तो उतार के चला गया, डील ख़त्म होगी। लेकिन एक आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ये आपने हमसे बात की थी लेकिन आपने फुलफ़िल नहीं किया अपना प्रॉमिस। और उसके बाद आप घर का लॉक ज़रूर चेंज करें। किसी भी घर में हो, नया है, पुराना है, किसी मोहल्ले में है, किसी प्रोजेक्ट में है, उसका मेन एंट्री का जो लॉक है वो ज़रूर चेंज करें। जो भी घर फॉर सेल के लिए होता है तो काफ़ी रियल एस्टेट वालों के पास उसकी कीज़ होती है, मास्टर कीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट के काफ़ी लोगों के पास होती हैं। तो बेहतर ये होता है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए आप वो घर का लॉक जो चेंज करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को पता भी नहीं होता है, एक रियल एस्टेट वाले ने घर बेच दिया, दूसरों को तो नहीं पता होगा कि बिका है, तो अननोन बंदे भी एंट्री कर सकते हैं। आपका कोई सामान कीमती रखा है या कुछ, फिर भी सेफ्टी के लिहाज से बहुत बेहतर है कि आप उसका लॉक सबसे पहले चेंज करें। लॉक चेंज करने के बाद वहाँ बिल्डिंग मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं, वहाँ पर जो उस बिल्डिंग को मैनेज कर रहे हैं, आप उसको मिलें, उनसे सारी डिटेल्स लें। उनको पूछें कि इसका आयातत मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं और कितनी दफ़ा महीने में सफाई होती है, कितने हमें पे करने पड़ेंगे, किस डेट को पे करने पड़ेंगे, पानी, बिजली, गैस का हसूल करने का क्या तरीक़ाकार है, क्या सेंट्रली है या हम आपको इंडिविजुअली जाना पड़ेगा या बिल्डिंग के थ्रू या मैनेजमेंट के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। ये सारी डिटेल आपको बिल्डिंग के मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो दे देंगे। मेंटेनेंस के हवाले से आप पूछ सकते हैं कि कभी भी कुछ लीकेज हो जाती है, गैस का, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू बन जाता है तो उसका क्या सलूशन है और आपको किस नंबर पे अप्रोच करना है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए। डिटेल लें और अपने फ़ोन में वो सारे कॉन्टैक्ट सेव कर लीजिए। मैनेजमेंट वाले आपको बता देंगे कि आपको किस तरह से कितने पैसे देने होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट पे ज़रा मेंटेनेंस फ़ीस ज़्यादा होती है और छोटे घरों में भी वो भी 150 ले लेते हैं। और इसके बाद जो स्टेप आ जाता है कि आपने उस घर में पानी, बिजली, गैस जो है वो इंस्टॉल करवाना है, उसके मीटर अपने नाम पे लगवाने हैं। अगर कोई पुराना घर है, कहीं कोई पुराना बंदा रह रहा है और डिफ़ॉल्टर है, उसने पे नहीं किया हुआ, तो बिल्कुल ज़हन में ना रखिएगा कि वो बर्डन आप पे आएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लेके जाएंगे यूटिलिटी के जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, तो वो उसका बिल्कुल वहीं पे ब्रेकअप हो जाएगा। वो उसके साथ खुद से उसका लेन देन जो होगा गवर्नमेंट का वो करेंगे, आपका वहीं से उसी दिन से स्टार्ट होगा। उसके से डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पासपोर्ट के मिल्क की कापी लगती है, आपका ताप्पू जाता है साथ, और उसका
हाँ, बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए डस्क आने चाहिए होता है। डस्क एक्चुअली क्या है कि अर्थक्वेक का एक इंश्योरेंस होता है जो कंपलसरी है, उसके बिना आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी वो नहीं लगेगा। वो भी इतना महंगा नहीं है, वो 300 से लेके 700-800 तक है, डिपेंड करता है घर का एरिया वाइज। इस तरह से करके वो आप अपने नाम पे ले सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट आप साथ लेके जाएंगे तो ईज़िली विद इन 2 डेज़ आपके तीनों काम हो जाते हैं। पानी, बिजली, गैस आपके नाम पे लग जाता है। ये एक्चुअली सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोग ये समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप ये सारे काम खुद से कर सकते हैं। गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन है। आप मैनेजमेंट वाले से पूछ सकते हैं, मुझे आप ऑफिस की लोकेशन दे दीजिए और मैं वहाँ जाके अपने नाम पे ये सारी चीज़ें लगवा लेता हूँ। इंटरनेट का कनेक्शन, ये भी कोई किसी भी तुर्क टेलीकॉम या तुर्क सेल के आप ऑफिस में, जो भी नियर ऑफिस शॉप कुछ भी है, फ्रेंचाइज है, वहाँ जाके आप अपने किमलिक पे इंटरनेट का कनेक्शन भी लगवा सकते हैं। इसके बाद एक स्पेशल जो है वो ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली उन घरों के लिए जो पुराने घर हैं, या ऐसे घर जहाँ पे कोई पहले रह चुका है, इसमें 1-2 साल भी हो, फिर भी आपको ज़रूर करना चाहिए। वो ये है कि आपको पेस्टिसाइड स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। और फंगस होता है, जर्म्स होते हैं, तो बहुत ज़रूरी, पता नहीं कौन लोग, कैसे लोग, किस तरह से रह के गए हैं। वैसे ये तुर्किश लोग बहुत नीट क्लीन होते हैं, मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये रहते हैं। इनकी हर चीज़ ऐसे लगती है कि अभी ब्रांड न्यू लेके आए हैं। घर के अंदर जूते नहीं लेके जा सकते। इसके बावजूद आपको पता तो नहीं होगा कि किस टाइप के लोग रह के गए हैं। तो बहुत अच्छा होता है कि आप वहाँ पर स्प्रे करवाएं। अच्छी तरह से स्प्रे करवाने के बाद, और प्रोफेशनल जो लोग हैं, प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं, उनको हायर करके एक डीप क्लीनिंग घर की पूरी तरह से करवाएं। वो बड़ी अच्छी तरह से सफाई करते हैं। 500 से लेके 800 करीब वो लेते हैं, लेकिन घर को आपको बिल्कुल ऐसे कर देते हैं कि कहीं कोने में भी आपको उसका कोई गंद नज़र नहीं आएगा। बड़ी अच्छी तरह से क्लीनिंग करते हैं। और इसके बाद डीप क्लीनिंग के बाद देखें, आपको फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। ये आप फर्नीचर तो ऑब्वियसली आपने लेना है, आप यूज्ड में भी ले सकते हैं, ब्रांड न्यू भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे कि आप जिस तरह का, क्योंकि वहाँ पे आप मेजरमेंट लेंगे, घर का साइज़ लेंगे, फिर फर्नीचर शॉप पे लेंगे, आप देखेंगे कि कौन सी चीज़, कौन सा बेड, कौन सा सोफ़ा कम बेड चाहिए आपको, डाइनिंग टेबल किस तरह का चाहिए, फर्नीचर, बर्तन, ये सारी चीज़ें आप जो मार्केट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ जाके अपनी मेजरमेंट के मुताबिक, हाँ ये साइज़ मेरा एडजस्ट हो सकता है। और ये कस्टम भी हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहें तो हो सकते हैं। तो स्मार्ट फर्नीचर जिस तरह का आइकिया का है, वो भी लोग काफ़ी लेते हैं, क्योंकि वो इतनी स्पेस नहीं लेता और इजी टू कैरी भी होता है, असम्बल डिसम्बल ईज़िली हो जाता है। हाँ, अच्छा, इसके बाद फिर ये है कि जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये सारी चीज़ें एक होगी, वो ये है कि आपको बयाननामा के लिए बल्दिया में जाना पड़ता है। बयाननामा एक्चुअली समझ लीजिए कि टैक्स है, कि आपको वहाँ जाके आपका जो टैक्स है, जो आपने घर परचेज़ किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। अगर तो आपने बयाननामा विद इन 1 मंथ अगर आपने जाके वहाँ से ले लिया, और इसमें ये कोशिश करें कि जो ओनर है ना, जिसने प्रीवियस ओनर जिससे आपने घर ख़रीदा, उसको साथ लेके जाएं। अगर तो वो साथ जाएगा तो फिर बहुत बेहतर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसका कुछ फ़ाइन आपकी तरफ आ सकता है, जो पे तो उसको करना था, लेकिन वो नहीं है तो वो फिर आप पे डाल देंगे बल्दिया वाले। अगर आप 6 मंथ तक बयाननामा नहीं लेते तो उसमें आपको तकरीबन 1500 से 2000 बल्दिया फ़ाइन कर सकती है। अगर ओनर भी नहीं जाता, आप भी नहीं गए, तो फिर वही जो फ़ाइन जो होता है 2000 से 2500 या 3000 तक भी आपको हो सकता है। बयाननामा का जो टैक्स है, ये होता है, बयाननामा लेने के बाद आपको पूरे साल का टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और नेक्स्ट ईयर के लिए फिर जो टैक्स रेशो है यहाँ पे, वो है 0.02 से लेकर 0.04, जो इसको प्रॉपर्टी टैक्स भी आप कह सकते हैं, जो आपको एनुअली पे करना पड़ता है। अगर ये कुछ भी नहीं है, कोई अमाउंट नहीं बनता एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़, कुछ इसमें ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करते हैं, नफूस आपका होगा,
अपनी फैमिली का, अपने घर का, सबका नफूस करवाइए। नफूस करवाने के बाद आप अपने बैंक में अपना जो आपका नंबर है, एड्रेस है, या जहाँ जहाँ पे भी स्कूल आपके बच्चे जाते हैं, जहाँ भी आपको एड्रेस दिया हुआ है, उस सारी जगह पे जाके अपना एड्रेस अपडेट करवा दीजिए कि अभी ये मेरा घर है और मैंने ये परचेज़ किया हुआ है, और आप फ्यूचर में कोई भी कांटेक्ट करना हो तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चीज़ें सारी छोटी छोटी सी होती हैं, लोगों के जहन में नहीं रहती, लोग भूल जाते हैं। मैं एक्चुअली एक रिव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये किसी की भी ज़रूरत नहीं यकीन करनी पड़ती, बंदा ये सारे काम खुद से कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, डस्ट इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है कनेक्शन लेने के लिए, उसके अलावा पेस्टिसाइड स्प्रे पुराने घरों में ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को करने से, इन चीज़ों का ख्याल रखने से आप बड़े अच्छे तरीके से, अगर आपको कोई इशू बनता है, आपके पास नंबर होना चाहिए, सिक्योरिटी का होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वाले का, ये बिल्डिंग मैनेजमेंट से सारे चीज़ें मिल जाती हैं। सिक्योरिटी का ज़रूरी है, इसलिए हो जाता है कि बाज़ औक़ात हो सकता है कोई अननोन बंदा आके आपको तंग करे या कुछ करे, तो आप सिक्योरिटी को कॉल करके सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं। तो यही मेरी कोशिश थी कि एक आफ्टर बाइंग द होम किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, तो वो एक मैंने आपके सामने रखा। और इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो तो मुझसे पूछ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।